नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप सिंह स्वागत करता हूं हमारे अपने चैनल धुरंधर क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि हमारी चर्चा चल रही थी राजस्थान सरकार की फ्लैगशिप व जन कल्याणकारी योजनाओं के ऊपर, आज की क्लास में भी हम राजस्थान सरकार की फ्लैगशिप व जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में चर्चा करेंगे। तो क्लास में एंड तक बने रहिए। हम क्लास को बिना देरी के शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। ये योजना क्या है और इसका प्रारंभ कब से हुआ? तो देखिए, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, इसका प्रारंभ 1 जनवरी 2017 से किया गया। आपको एग्जाम में प्रश्न मिल सकता है कि प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना का प्रारंभ कब किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा 1 जनवरी 2017 से प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना का प्रारंभ किया गया। इसका क्या उद्देश्य है प्रारंभ करने का? तो देखिए, इसका उद्देश्य है गर्भवती एवं धात्री महिलाओं तथा उनके नन्हे शिशुओं 0 से 6 माह के स्वास्थ्य एवं पोषण की स्थिति में सुधार करने के लिए गर्भावस्था, सुरक्षित प्रसव और स्तनपान की अवधि के दौरान उपयुक्त पद्धतियों, देखरेख एवं सेवाओं के उपयोग को बढ़ावा देना है। देखो, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना को प्रारंभ करने का क्या क्या उद्देश्य है? तो इसका उद्देश्य है कि गर्भवती एवं धात्री महिलाओं तथा उनके नन्हे शिशुओं जिनकी उम्र 0 से 6 माह के स्वास्थ्य एवं पोषण की स्थिति में सुधार करने के लिए गर्भावस्था और सुरक्षित प्रसव और स्तनपान की अवधि के दौरान उपयुक्त पद्धतियों, देखरेख एवं सेवाओं के उपयोग को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। आपको एग्जाम में प्रश्न मिल सकता है कि गर्भवती एवं धात्री महिलाओं एवं तथा उनके नन्हे शिशुओं के स्वास्थ्य एवं पोषण की स्थिति में सुधार करने के लिए किस योजना को प्रारंभ किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना का प्रारंभ किया गया है। आगे देखिए, योजना अंतर्गत लाभार्थी को 1 अप्रैल 2023 से निर्धारित शर्तें पूरी करने पर पहले शिशु के लिए कुल 5,000 रुपये की राशि 2 किस्तों क्रमशः 3,000 रुपये व 2,000 रुपये दी जाती है। देखो, महिलाओं को क्या कितनी राशि दी जाती है? आपको एग्जाम में प्रश्न मिल सकता है कि प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत निर्धारित शर्तें पूरी करने पर पहले बच्चे के जन्म पर कितनी राशि दी जाती है? तो इसका राइट आंसर होगा 5,000 रुपये दिए जाते हैं। कितने किस्तों में दिए जाते हैं? तो 2 किस्तों में दिए जाते हैं। कौन कौन से? तो प्रथम किस्त 3,000 रुपये दिए जाते हैं और दूसरी किस्त 2,000 रुपये दी जाती है। तो इस पॉइंट को वापस ध्यानपूर्वक समझिए। योजना अंतर्गत लाभार्थी को 1 अप्रैल 2023 से निर्धारित शर्तें पूरी करने पर पहले बच्चे के लिए कुल 5,000 रुपये की राशि 2 किस्तों में दी जाती है। कितने कितने रुपये? पहली किस्त में 3,000 रुपये दिए जाते हैं और दूसरी किस्त में 2,000 रुपये दिए जाते हैं। अब आगे देखिए यहाँ पे ये तो 2023 में जब योजना शुरू हुई थी तब ये 5,000 रुपये दिए जा रहे थे, लेकिन नए बजट घोषणा के अनुसार इस राशि को बढ़ा दिया गया है। तो इसे भी हम पढ़ेंगे। ये 5,000 रुपये से बढ़ाकर कितने कर लिए गए? 6500 रुपये कर लिए गए हैं। तो इसे भी हम नेक्स्ट पॉइंट पे देखेंगे। आगे देखिए, योजना अंतर्गत दूसरे बच्चे के जन्म पर यदि वह लड़की है, एक मुश्त राशि 6,000 रुपये निर्धारित शर्तों और दस्तावेजों के प्रमाणीकरण के बाद दी जाती है। देखो, पहले बच्चे के जन्म पर कितने रुपये दिए जाते हैं? तो पहले बच्चे के जन्म पर संशोधन के अनुसार 2024-25 के बजट के अनुसार 6500 रुपये दिए जाते हैं। लेकिन दूसरे बच्चे के जन्म पर कितना रुपया दिए जाते हैं? तो एक मुश्त एक ही किस्त में 6,000 रुपये दिए जाते हैं। पहले बच्चे के जन्म पर 6500 रुपये दिए जाते हैं और दूसरे बच्चे के जन्म पर यदि वह लड़की है तो 6,000 रुपये दिए जाते हैं। दस्तावेजों की जांच करके इस योजना के तहत 6,000 रुपये दिए जाते हैं दूसरे बच्चे के जन्म पर। तो समझ में आ गया, पहले बच्चे के जन्म पर तो 6500 रुपये दिए जाते हैं और दूसरे बच्चे के जन्म पर यदि वह लड़की है तो कितने रुपये दिए जाएंगे? तो यदि वह लड़की है तो 6,000 रुपये दिए जाएंगे। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। अब आगे देखिए, बजट 2024-25 में इस योजना के तहत दी जाने वाली राशि को 5,000 रुपये से बढ़ाकर 6500 रुपये कर दिया गया है तथा दिव्यांग गर्भवती महिलाओं को देय राशि 6500 रुपये से बढ़ाकर 10,000 रुपये कर दिया गया। तो समझ में आ गया। यदि पहले बच्चे के जन्म पर कितने रुपये दिए जाते हैं? तो पहले बच्चे के जन्म पर तो 6500 रुपये दिए जाते हैं और दूसरे बच्चे के जन्म पर यदि वह लड़की है तो 6,000 रुपये दिए जाते हैं और यदि जो गर्भवती महिला है वो दिव्यांग है तो उसे कितने रुपये दिए जाते हैं? तो 10,000 रुपये दिए जाते हैं। इस बात को ध्यान में रखना। कितने रुपये दिए जाते हैं? 10,000 रुपये दिए जाते हैं। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है कि कितने कितने रुपये दिए जाते हैं। तो यहाँ पे ये ध्यान रखिए। अब आगे हम बात करते हैं। आगे देखिए, हम बात करते हैं अब उज्ज्वला योजना के बारे में।
उज्ज्वला योजना क्या है और इसका प्रारंभ कब से किया गया, तो इसके बारे में हम डिटेल से चर्चा करते हैं। तो उज्ज्वला योजना, इसका प्रारंभ 2016-17 से किया गया। यदि आपको एग्जाम में प्रश्न मिल जाए कि उज्ज्वला योजना का प्रारंभ कब किया गया, तो इसका राइट आंसर होगा उज्ज्वला योजना का प्रारंभ 2016-17 से किया गया। और इसके क्या उद्देश्य है, क्यों प्रारंभ किया गया, तो देखिए उज्ज्वला योजना, यह योजना देह व्यापार में लिप्त महिलाओं एवं उनके बच्चों को अवांछनीय कार्यों में लिप्त होने से रोकने, बचाने तथा समाज में सम्मानपूर्वक जीवन जीने के लिए स्वावलंबी बनाकर इन्हें समाज पुनर्वास कर समाज की मुख्य धारा में जोड़ने का कार्य स्वयंसेवी संस्थाओं के माध्यम से किया जा रहा है उज्ज्वला योजना के तहत। तो उज्ज्वला योजना कब से शुरू की गई, तो उज्ज्वला योजना 2016-17 से शुरू की गई। तो इस बात को ध्यान में रखना है, कब से शुरू की गई, तो 2016-17 से उज्ज्वला योजना को शुरू किया गया है। आगे हम बात करेंगे, आगे ये देखिए स्वाधार गृह योजना। स्वाधार गृह योजना क्या है, तो देखिए इसका प्रारंभ वर्ष 2016-17 से किया गया। यदि आपको एग्जाम में प्रश्न मिल जाए कि स्वाधार गृह योजना क्या का प्रारंभ कब किया गया, तो इसका राइट आंसर होगा स्वाधार गृह योजना का प्रारंभ 2016-17 से किया गया। कब से किया गया, तो 2016-17 से इस योजना का प्रारंभ किया गया। विभाग कौन सा है, तो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग। स्वाधार गृह योजना का विभाग कौन सा है, तो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग है। वित्त पोषण, वित्त पोषण देखो कितना पैसा कौन कौन सी सरकार वहन करती है, राज्य सरकार कितना पैसा वहन करती है और केंद्र सरकार कितना पैसा वहन करती है, तो देखिए स्वाधार गृह योजना के तहत राज्य सरकार 40% पैसा वहन करती है और केंद्र सरकार 60% वहन करती है। तो समझ में आ गया, स्वाधार गृह योजना के तहत 40% पैसा तो राज्य सरकार वहन करती है और 60% पैसा केंद्र सरकार वहन करती है। आगे देखिए, यह योजना भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा विपरीत परिस्थितियों में जीवन यापन करने वाली महिलाओं को आश्रय प्रदान करने हेतु प्रारंभ की गई है। आपको एग्जाम में प्रश्न मिल सकता है कि इसी पॉइंट से प्रश्न कैसे बन सकता है। देखिए आपको यह मिल सकता है कि किस योजना के तहत भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा विपरीत परिस्थितियों में जीवन यापन करने वाली योजनाओं को आश्रय प्रदान करने हेतु प्रारंभ की गई है। कौन सी योजना प्रारंभ की गई है, तो स्वाधार गृह योजना प्रारंभ की गई है। किस लिए प्रारंभ की गई है, तो भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा विपरीत परिस्थितियों में जीवन यापन करने वाली महिलाओं को आश्रय प्रदान करने के लिए स्वाधार गृह योजना प्रारंभ की गई है। आगे देखिए, आगे हम बात करते हैं योजना अंतर्गत आश्रय, भोजन, वस्त्र, परामर्श सेवाएं, प्रशिक्षण, स्वास्थ्य से संबंधित विधिक सहायता प्रदान करते हुए उन्हें पुनर्वासित किया जाता है ताकि वे सम्मानपूर्वक एवं विश्वासपूर्वक अपना जीवन यापन कर सके। देखो स्वाधार गृह योजना के तहत आश्रय, भोजन, वस्त्र, परामर्श सेवाएं, प्रशिक्षण, स्वास्थ्य से संबंधित एवं विधिक सहायता प्रदान करते हुए उन्हें पुनर्वासित किया जाता है ताकि वे सम्मानपूर्वक एवं विश्वासपूर्वक अपना जीवन यापन कर सके। अब आगे देखिए, आगे हम बात करते हैं, ये देखिए आगे हम बात करेंगे प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। ये क्या है, तो इसके बारे में देखिए प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। यह योजना 20 नवंबर 2016 से भारत सरकार द्वारा प्रारंभ की गई है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण कब से प्रारंभ की गई है, आपको एग्जाम में प्रश्न मिल सकता है कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण कब से प्रारंभ की गई है, तो इसका राइट आंसर होगा 20 नवंबर 2016 से प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण प्रारंभ की गई है। इस योजना में प्रत्येक लाभार्थी को 1,20,000 रुपये की सहायता राशि दी जाती है। देखो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लाभार्थी को कितने रुपये की राशि दी जाती है, तो 1,20,000 रुपये तक की राशि दी जाती है। प्रत्येक लाभार्थी को स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय निर्माण हेतु कितनी राशि दी जाती है, 12,000 रुपये दिए जाते हैं। आपको यदि एग्जाम में प्रश्न मिल जाए कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लाभार्थी को कितने रुपये की सहायता राशि दी जाती है, तो 1,20,000 रुपये मकान निर्माण के लिए सहायता राशि दी जाती है। और शौचालय निर्माण हेतु कितने रुपये दिए जाते हैं, तो शौचालय निर्माण हेतु 12,000 रुपये दिए जाते हैं। किस योजना के तहत दिए जाते हैं, तो स्वच्छ भारत मिशन योजना के तहत 12,000 रुपये शौचालय निर्माण हेतु दिए जाते हैं और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 1,20,000 रुपये लाभार्थी को दिए जाते हैं। इस बात को आपको ध्यान रखनी है। अब आगे बात करेंगे हम मनरेगा योजना के अंतर्गत लाभार्थी को दैनिक मजदूरी 90 मानव दिवस तक देय है।
इस योजना में व्यय राशि केंद्र व राज्य के मध्य 60:40 के अनुपात में वहन की जाती है। देखो, मनरेगा योजना के तहत 60% राशि तो केंद्र सरकार वहन करती है और 40% राशि राज्य सरकार वहन करती है। तो इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। अब हमने बात कर ली प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के बारे में। अब आगे हम बात करते हैं राजस्थान सूप शक्ति योजना। राजस्थान सूप शक्ति योजना क्या है? तो देखिए, राजस्थान सूप शक्ति योजना, आपको यदि एग्जाम में प्रश्न मिल जाए कि राजस्थान सूप शक्ति योजना इसकी शुरुआत कब की गई, तो इसका राइट आंसर होगा इसकी शुरुआत 1 जनवरी 2016 से की गई। कब से की गई? 1 जनवरी 2016 से राजस्थान सूप शक्ति योजना की शुरुआत की गई। इसमें देखिए, राज्य सरकार द्वारा श्रमिक परिवार की बेटियों, महिलाओं और अविवाहित लड़कियों को लाभ पहुंचाने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई है। आपको एग्जाम में प्रश्न मिल सकता है कि राज्य सरकार द्वारा श्रमिक परिवार की बेटियों, महिलाओं और अविवाहित लड़कियों को लाभ पहुंचाने के लिए किस योजना की शुरुआत की गई है? तो इसका राइट आंसर होगा राजस्थान सूप शक्ति योजना की शुरुआत की गई है। राजस्थान सूप शक्ति योजना की शुरुआत कब की गई है? तो इसका राइट आंसर होगा राजस्थान सूप शक्ति योजना की शुरुआत 1 जनवरी 2016 से की गई है। आगे देखिए, इस योजना में सरकार द्वारा 55,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है। देखो, आपको एग्जाम में प्रश्न मिल सकता है कि राजस्थान सूप शक्ति योजना के तहत सरकार द्वारा कितनी आर्थिक सहायता दी जाती है? तो राजस्थान सूप शक्ति योजना द्वारा 55,000 रुपये आर्थिक सहायता दी जाती है। तो समझ में आ गया कब इस योजना का प्रारंभ कब किया गया? तो 1 जनवरी 2016 से इस योजना का प्रारंभ किया गया और इस योजना के तहत 55,000 रुपये आर्थिक सहायता राशि प्रदान की जाती है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। आगे हम बात करेंगे, आगे देखिए, आगे हम बात करते निर्माण श्रमिक जीवन एवं भविष्य सुरक्षा योजना। ये योजना क्या है और इसका प्रारंभ कब से किया गया? तो देखिए, निर्माण श्रमिक जीवन एवं भविष्य सुरक्षा योजना, इसका प्रारंभ किया गया 1 जनवरी 2016 से। यदि आपको एग्जाम में प्रश्न मिल जाए कि निर्माण श्रमिक जीवन एवं भविष्य सुरक्षा योजना का प्रारंभ कब किया गया, तो इसका राइट आंसर होगा निर्माण श्रमिक जीवन एवं भविष्य सुरक्षा योजना का प्रारंभ 1 जनवरी 2016 से किया गया। इसका उद्देश्य क्या है इसको शुरू करने के पीछे? तो देखिए, इसका उद्देश्य है मंडल में पंजीकृत एवं पात्रता धारक हिताधिकारियों को बीमा एवं पेंशन योजना का लाभ देने के लिए प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना एवं अटल पेंशन योजना से लाभान्वित करना है। आपको एग्जाम में प्रश्न मिल सकता है कि आपको ये मिल सकता है कि मंडल में पंजीकृत एवं पात्रता धारक हिताधिकारियों को बीमा एवं पेंशन योजना का लाभ देने के लिए प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री लाभ देने के लिए किस योजना को प्रारंभ किया गया? तो आपको राइट आंसर करना है निर्माण श्रमिक जीवन एवं भविष्य सुरक्षा योजना का प्रारंभ किया गया। इस योजना का लाभ किस किस योजनाओं के तहत दिया जा रहा है? तो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत दिया जा रहा है, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत दिया जा रहा है और अटल पेंशन योजना के तहत इस योजना का लाभ दिया जा रहा है। किस योजना का लाभ? तो निर्माण श्रमिक जीवन एवं भविष्य सुरक्षा योजना का लाभ दिया जा रहा है। आगे हम बात करेंगे, आगे देखिए, श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन। ये मिशन क्या है? तो देखिए, श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन, इस मिशन का मुख्य उद्देश्य आर्थिक, सामाजिक और बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराकर ग्रामीण क्षेत्रों में सुधार करते हुए देश का अस्थायी एवं संतुलित क्षेत्रीय विकास करना है। आपको एग्जाम में प्रश्न मिल सकता है कि किस योजना के तहत या फिर किस मिशन का मुख्य उद्देश्य आर्थिक, सामाजिक और बुनियादी सुविधा उपलब्ध कराकर ग्रामीण क्षेत्रों में सुधार करते हुए देश का अस्थायी एवं संतुलित क्षेत्रीय विकास करना है। तो किस मिशन का यह उद्देश्य है? तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन का यह उद्देश्य है कि आर्थिक, सामाजिक और बुनियादी सुविधा उपलब्ध कराकर ग्रामीण क्षेत्रों में सुधार करते हुए देश का अस्थायी एवं संतुलित क्षेत्रीय विकास करना है। किस योजना का उद्देश्य है या फिर किस मिशन का उद्देश्य है? तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन का यह उद्देश्य है। आगे देखिए, इस मिशन का उद्देश्य
अगले 3 वर्षों में 300 ग्रामीण विकास क्लस्टरों का निर्माण करना है। देखो श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरबन मिशन का उद्देश्य है कि 3 वर्षों में 300 ग्रामीण विकास क्लस्टरों का निर्माण करना है। कितने ग्रामीण विकास क्लस्टरों का निर्माण करना है? तो 300 ग्रामीण विकास क्लस्टरों का निर्माण करना है। किस मिशन के तहत? तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरबन मिशन के तहत 3 वर्षों में 300 ग्रामीण विकास क्लस्टरों का निर्माण करना है। आगे देखिए, राजस्थान में प्रथम चरण में 2015-16 में 5 क्लस्टर कौन कौन से हैं? तो भरतपुर, नागौर, बाड़मेर, जोधपुर व उदयपुर जिलों का चयन किया गया। देखो आपको एग्जाम में प्रश्न मिल सकता है कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरबन मिशन के तहत कितने क्लस्टरों का चयन किया गया है? तो नहीं, आपको ऐसे मिल सकता है कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरबन मिशन योजना के तहत प्रथम चरण में राजस्थान के कितने क्लस्टरों का चयन किया गया है? तो राजस्थान के कितने क्लस्टरों का चयन किया गया प्रथम चरण में? तो 5 क्लस्टरों का चयन किया गया है। कौन कौन से क्लस्टर है? भरतपुर है, नागौर है, बाड़मेर, जोधपुर व उदयपुर। 5 क्लस्टरों का चयन किया गया प्रथम चरण में। आगे देखिए, आगे हम बात करेंगे दूसरे चरण में कितने क्लस्टरों का चयन किया गया। तो प्रथम चरण में तो 5 क्लस्टरों का चयन किया गया था, दूसरे चरण में 6 क्लस्टरों का चयन किया गया। किस योजना के तहत या फिर किस मिशन के तहत? तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरबन मिशन के तहत दूसरे चरण में 6 क्लस्टरों का चयन किया गया है। कौन कौन से 6 क्लस्टर है? तो अलवर है, बीकानेर है, जालोर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा और जयपुर। कौन कौन से क्लस्टर है? तो अलवर, बीकानेर, जालोर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, जयपुर। 6 क्लस्टरों का दूसरे चरण में चयन किया गया है। आगे हम बात करते हैं तृतीय चरण में 2017-18 में 4 क्लस्टरों का चयन किया गया। कौन कौन से 4 क्लस्टरों का चयन किया गया? तो देखिए, तीसरे चरण में बांसवाड़ा का चयन किया गया, डूंगरपुर का चयन किया गया, प्रतापगढ़ और हनुमानगढ़। इन 4 क्लस्टरों का तीसरे चरण में चयन किया गया। आपको एग्जाम में प्रश्न मिल सकता है कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरबन मिशन के तहत तीसरे चरण में राजस्थान के कितने क्लस्टरों का चयन किया गया? तो 4 क्लस्टरों का चयन किया गया। कौन कौन से क्लस्टर है? तो बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ व हनुमानगढ़। 4 क्लस्टरों का तीसरे चरण में श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरबन मिशन के तहत चयन किया गया है। आगे हम बात करेंगे वर्ष 2020-21 जनजातीय क्षेत्र में एक अतिरिक्त क्लस्टर बाड़ोदिया जिला बांसवाड़ा का चयन किया गया है। देखो आपको एग्जाम में ये प्रश्न मिल सकता है कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरबन मिशन के तहत जनजातीय क्षेत्र में किस क्लस्टर का चयन किया गया है? तो बाड़ोदिया जिला बांसवाड़ा का चयन किया गया है। तो इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। तो हमने देख लिया कि 3 चरणों में कितने कितने क्लस्टरों का चयन किया गया। पर राजस्थान में प्रथम चरण में तो 5 क्लस्टरों का चयन किया गया था। कौन कौन से हैं? तो भरतपुर, नागौर, बाड़मेर, जोधपुर व उदयपुर। और दूसरे चरण में कितने क्लस्टरों का चयन किया गया? तो दूसरे चरण में 6 क्लस्टरों का चयन किया गया। कौन कौन से हैं? तो बीकानेर है, अलवर, बीकानेर, जालोर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, जयपुर। ये 6 क्लस्टरों का दूसरे चरण में चयन किया गया। तीसरे चरण में कितने क्लस्टरों का चयन किया गया? तो 4 क्लस्टरों का चयन किया गया। कौन कौन से? तो बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, हनुमानगढ़। इन 4 क्लस्टरों का तीसरे चरण में चयन किया गया। तो समझ में आ गया होगा। हमने अभी पढ़ा श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरबन मिशन। अब आगे हम बात करेंगे, ये देखिए स्मार्ट सिटीज मिशन। स्मार्ट सिटीज मिशन क्या है? तो देखिए ये 2 मिनट हम बात करते हैं स्मार्ट सिटी मिशन योजना। तो ये योजना क्या है? तो देखिए स्मार्ट सिटी मिशन, ये देखिए स्मार्ट सिटीज मिशन भारत सरकार द्वारा जून 2015 में स्मार्ट सिटीज मिशन लागू किया गया। आपको एग्जाम में प्रश्न मिल सकता है कि स्मार्ट सिटीज मिशन का प्रारंभ कब किया गया? तो इस मिशन का प्रारंभ जून 2015 से किया गया। इस मिशन का उद्देश्य 5 वर्षों की अवधि में 100 शहरों को सम्मिलित करना है। देखो स्मार्ट सिटी मिशन योजना का प्रारंभ कब किया गया? तो इसका प्रारंभ जून 2015 में किया गया। इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है कि 5 वर्षों की अवधि में 100 शहरों को सम्मिलित करना है। इस मिशन में राजस्थान के 4 शहरों को सम्मिलित किया गया है। देखो स्मार्ट सिटीज मिशन योजना के तहत राजस्थान के कितने शहरों को सम्मिलित किया गया है? आपको एग्जाम में प्रश्न मिल सकता है कि स्मार्ट सिटीज मिशन योजना के तहत राजस्थान के कितने शहरों को सम्मिलित किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा राजस्थान के 4 शहरों को सम्मिलित किया गया है। वो 4 शहर कौन कौन से हैं? तो जयपुर, उदयपुर, कोटा, अजमेर।
कौन कौन से हैं? तो जयपुर, उदयपुर, कोटा, अजमेर स्मार्ट सिटीज मिशन योजना के तहत चार शहरों का चयन किया गया है। पहले नंबर पे जयपुर का चयन किया गया, दूसरे नंबर पे उदयपुर का, तीसरे नंबर पे कोटा का और चौथे नंबर पर अजमेर का चयन किया गया है। आगे हम बात करते हैं दीनदयाल अंत्योदय योजना। ये योजना क्या है? दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन। आगे देखिए, 1 अप्रैल 2014 से आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय भारत सरकार द्वारा केंद्रीय प्रवर्तित योजना स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना को पुनर्गठित कर राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन शुरू किया गया है। आपको एग्जाम में प्रश्न कैसे बन सकता है? देखो प्रश्न बना के हम देखते हैं। 1 अप्रैल 2014 से आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय भारत सरकार द्वारा केंद्रीय प्रवर्तित योजना स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना को पुनर्गठित कर किस मिशन को शुरू किया गया? तो स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना को पुनर्गठित कर राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन शुरू किया गया। तो आपको एग्जाम में प्रश्न मिल सकता है कि आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय भारत सरकार द्वारा केंद्रीय प्रवर्तित योजना स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना को पुनर्गठित कर किस मिशन को शुरू किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन को शुरू किया गया है। किसको पुनर्गठित कर? तो स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना को पुनर्गठित कर राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन को शुरू किया गया है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। आगे हम बात करेंगे वर्ष 2016-17 में भारत सरकार द्वारा योजना का नाम परिवर्तित कर दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन कर दिया गया। देखो राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन का पुराना नाम क्या है? तो राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन का पुराना नाम दीनदयाल अंत्योदय योजना है। आपको एग्जाम में प्रश्न मिल सकता है कि वर्ष 2016-17 में भारत सरकार द्वारा यहाँ पे दीनदयाल अंत्योदय योजना का नाम परिवर्तित कर क्या कर दिया गया? तो इसका नाम परिवर्तित कर राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन कर दिया गया। आपको एग्जाम में ये मिल सकता है कि दीनदयाल अंत्योदय योजना का नाम परिवर्तित कर नया नाम क्या रखा गया? तो इसका नया नाम राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन कर दिया गया है। आगे हम बात करेंगे योजना अंतर्गत शहरी गरीब परिवार जिनमें बीपीएल, स्टेट बीपीएल, आस्था कार्डधारी, अंत्योदय परिवार एवं ऐसे परिवार जिनकी वार्षिक आय 3 लाख रुपए से कम हो को लाभान्वित किया जा रहा है। आपको देखो एग्जाम में प्रश्न मिल सकता है कि किस योजना के तहत शहरी गरीब परिवार जिनमें बीपीएल, स्टेट बीपीएल, आस्था कार्डधारी, अंत्योदय परिवार व ऐसे परिवार जिनकी वार्षिक आय 3 लाख रुपए से कम हो किस योजना के तहत लाभान्वित किया जा रहा है? तो राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन योजना के तहत लाभान्वित किया जा रहा है। इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य हम देखेंगे कि इसका क्या उद्देश्य है। तो इसका उद्देश्य हम देखते हैं कि राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन आखिरकार इसका क्या उद्देश्य है? तो इसका उद्देश्य है योजना के विभिन्न घटकों के माध्यम से स्वरोजगार हेतु कम ब्याज दर पर बैंक ऋण उपलब्ध कराना, कौशल प्रशिक्षण के माध्यम से शहरी गरीबों को रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध कराना है। देखो एग्जाम में प्रश्न कैसे बन सकता है, हम एग्जाम में कैसे प्रश्न बन सकता है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। आपको ये मिल सकता है कि किस योजना के तहत विभिन्न घटकों के माध्यम से स्वरोजगार हेतु कम ब्याज दर पर बैंक ऋण उपलब्ध कराना और कौशल प्रशिक्षण के माध्यम से शहरी गरीबों को रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध कराना है। तो किस योजना के तहत ये अवसर उपलब्ध कराना है? तो शहरी आजीविका मिशन योजना के तहत स्वरोजगार हेतु कम ब्याज दर पर बैंक ऋण उपलब्ध कराना, कौशल प्रशिक्षण के माध्यम से शहरी गरीबों को रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध करवाना है। किस योजना के तहत? तो दीनदयाल अंत्योदय योजना या फिर राष्ट्रीय शहरी योजना मिशन के तहत यहाँ पे गरीबों को रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध कराना इसका उद्देश्य है। वित्त पोषण कौन सी सरकार कितना पैसा वहन कर रही है इस योजना के पीछे? तो देखिए राज्य सरकार है वो 40% पैसा वहन करती है और केंद्र सरकार है वो 60% पैसा वहन कर रही है। किस योजना के तहत? तो दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन योजना के तहत राज्य सरकार 40% पैसा वहन कर रही है और केंद्र सरकार 60% पैसा वहन कर रही है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। आगे हम बात करेंगे, ये देखिए आगे हम बात करते हैं दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना। ये योजना क्या है? दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना। इसका शुभारंभ कब किया गया? तो देखिए
इसका शुभारंभ भारत सरकार के प्रथम कौशल विकास केंद्र के रूप में 16 अगस्त 2014 को उदयपुर में किया गया। आपको एग्जाम में प्रश्न मिल सकता है कि दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना का शुभारंभ कब किया गया, तो इसका राइट आंसर है दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल विकास योजना, ग्रामीण कौशल योजना की शुरुआत 16 अगस्त 2014 को की गई। कहाँ से की गई, तो उदयपुर जिले से की गई। तो यदि आपको कहाँ से की गई ये पूछ लिया जाता है कि दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना की शुरुआत कहाँ से की गई, तो उदयपुर से की गई। शुभारंभ कहाँ से किया गया, तो उदयपुर से किया गया। और कब से किया गया, तो 16 अगस्त 2014 से किया गया। तो ये दोनों बातें आपको ध्यान में रखनी है। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण गरीब युवाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना एवं न्यूनतम मजदूरी अथवा उससे अधिक नियमित मासिक वेतन के साथ रोजगार उपलब्ध करवाना है। आपको एग्जाम में प्रश्न मिल सकता है कि किस योजना के तहत ग्रामीण गरीब युवाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना एवं न्यूनतम मजदूरी अथवा उससे अधिक नियमित मासिक वेतन के साथ रोजगार उपलब्ध करवाना है। तो किस योजना का ये उद्देश्य है, तो दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना का उद्देश्य है कि ग्रामीण गरीब युवाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना एवं न्यूनतम मजदूरी अथवा उससे अधिक नियमित मासिक वेतन के साथ रोजगार उपलब्ध करवाना इस योजना का उद्देश्य है। किस योजना का, तो दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना। कहाँ से शुभारंभ किया गया, तो उदयपुर से शुभारंभ किया गया। कब से शुभारंभ किया गया, तो 16 अगस्त 2014 से इसका शुभारंभ किया गया है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। आगे बात करेंगे हम राजीव गांधी डिजिटल योजना। राजीव गांधी डिजिटल योजना क्या है, इसका प्रारंभ कब किया गया, तो देखिए राजीव गांधी डिजिटल योजना इसका प्रारंभ 2013-14 से किया गया। आपको एग्जाम में प्रश्न मिल जाए कि राजीव गांधी डिजिटल योजना का प्रारंभ कब किया गया, तो इसका राइट आंसर होगा 2013-14 से राजीव गांधी डिजिटल योजना का प्रारंभ किया गया। विभाग कौन सा है, तो राजीव गांधी डिजिटल योजना का विभाग माध्यमिक शिक्षा विभाग है। कौन सा विभाग है, तो माध्यमिक शिक्षा विभाग है। आगे हम बात करेंगे योजनांतर्गत आठवीं वैकल्पिक बोर्ड परीक्षा में न्यूनतम 75% अंक, न्यूनतम कितने अंक, तो न्यूनतम 75% अंक प्राप्त करने वाले राज्य स्तरीय योग्यता सूची के अनुसार राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत प्रथम 6000 विद्यार्थियों तथा कक्षा 8 में वैकल्पिक बोर्ड परीक्षा में 70% अंक प्राप्त करने वाले जिला स्तरीय योग्यता सूची के अनुसार लैपटॉप वितरण हेतु पात्र राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों की वरीयता सूची के अनुसार 100 विद्यार्थियों को गुणवत्ता युक्त लैपटॉप वितरित किए जाते हैं। किस योजना के तहत, तो राजीव गांधी डिजिटल योजना के तहत कितने विद्यार्थियों को लैपटॉप वितरित किए जाते हैं, तो 100 विद्यार्थियों को लैपटॉप वितरित किए जाते हैं। किस कक्षा में कितने प्रतिशत अंक प्राप्त करने पर, तो 8वीं बोर्ड में 75% अंक प्राप्त करने पर, 8वीं बोर्ड में कितने अंक प्राप्त करने पर 75% अंक प्राप्त करने पर 100 विद्यार्थियों को गुणवत्ता युक्त लैपटॉप वितरित किए जाते हैं इस योजना के तहत। किस योजना के तहत, तो राजीव गांधी डिजिटल योजना के तहत। विभाग कौन सा है, तो माध्यमिक शिक्षा विभाग है। आगे हम बात करते हैं, आगे देखिए, आगे हम बात करते हैं कि इसका उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य है विद्यार्थियों को कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से जोड़ना और सामाजिक विकास से इस टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को बढ़ावा देना। आपको एग्जाम में प्रश्न मिल सकता है कि विद्यार्थियों को कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से जोड़ने और सामाजिक विकास से टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए किस योजना की शुरुआत की गई है, तो राजीव गांधी डिजिटल योजना की शुरुआत की गई है। कब से की गई है, तो 2013-14 से इस योजना की शुरुआत की गई है। क्यों की गई है, तो कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से जोड़ने और सामाजिक विकास से इस टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए राजीव गांधी डिजिटल योजना की शुरुआत की गई है। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो आज की क्लास को हम यहीं एंड कर लेते हैं, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।